सेक्शन बी में जो 3 मार्क्स का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है सेक्शन बी में, विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4। ओके, तो ये जो हर 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क फॉलोड बाय 2 मार्क्स क्वेश्चन, सो फॉलोड बाय 1 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये वाला जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका 2 टाइप के ऑप्शन में बनता है। एक तो हो गया ड्रॉ एंड लेबल, और दूसरा हो गया कि डायग्राम दिया हुआ है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर बेस्ड ऑन डायग्राम। ऐसा सर दो वो रहता है, मतलब हाँ डायग्राम या फिर ये हाँ, आंसर। तो क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शन रहता है, सो ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक क्वेश्चन आपका देगा डायग्राम और क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे में ड्रॉ एंड लेबल देगा, फिर इस तरीके से। तो यानी आपको 3 इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, और 3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको डायग्राम बनाना है। तो इसका मतलब है आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, definitely there is a high chance minimum 2 questions you will pick up which you have to draw and label। ठीक है, और वो सीधा सीधा क्वेश्चन है, भाई ड्रॉ लेबल कीजिए, सीधा वाला 3 मार्क का। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कम से कम 3 क्वेश्चन, सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 मार्क्स आपका डायरेक्ट ड्रॉ एंड लेबल आता है। लगभग 10 मार्क का आपका ड्रॉ एंड लेबल है, और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भी डायग्राम बेस्ड ही है। कहने का मतलब यह है कि डायग्राम के ऊपर हम लोग को एम्फोसिस देना होगा। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है जो आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। उसमें सबसे पहला है आर्टरी वेन कैपिलरीज। 3 मार्क्स में आपको आर्टरी वर्सेस वेन ज़्यादातर यही दिया जाता है। कैसे ड्रॉ करना है, उसमें इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये कोई नया टाइप का नहीं है, दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, रिपीट 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 हुआ है। और कोई इसमें शंका की बात नहीं कि भैया अबरी भी रिपीट कर दे तो इसमें कोई दो मत नहीं, 100% चांस है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा मैल्फिजियन कैप्सूल, मैल्फिजियन कैप्सूल भी 3 मार्क्स क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन आप बनाइए और उसको लेबल सब कीजिए, तब आप देखिए, बिना देखे आप बना के देखिए और फिर कंपेयर कीजिए टेक्स्ट बुक में जी दिया हुआ है उससे लेबलिंग करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से न्यूरॉन है, न्यूरॉन का उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर, जो कि हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे सिलेबस में उसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं गया है, लेकिन आपको बोला जा सकता है भाई एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिक लेबलिंग के साथ दिखाइए। हो सकता है 3 मार्क्स के लिए, कोई टेंशन नहीं, आराम से दिया जा सकता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये मुझे लगता है कि भैया अभरी तो ई देगा ही देगा, इसमें कोई दो मत, एकदम सर इसमें छाप लो इसको, ई देगा इस बार। सर इसी में डाउट है सर, इसका नहीं आता है ठीक हाँ, से इसको हम बनाना समझाएंगे, मेमोरी। इसको हम समझाएंगे। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हमको लगभग 99% लगता है अबरी देगा ही देगा। दूसरा, करेक्शन ऑफ मायोपिया हाइपरोपिया। ये जो मायोपिया हाइपरोपिया है, एक तो हो गया कि भैया आपको बोला आँख का स्ट्रक्चर बनाइए, कॉर्निया, रेटिना, ये वो सब चीज़, तो उसमें क्या डिटेलिंग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके बनिस्पत अगर वो ये बोले एक कंपैरेटिव बनाइए जिसमें कि मायोपिया वाला आँख है
और उसमें आप लेंस लगा के उसको कैसे करेक्शन करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, जब लेंस लग गया तब तो भाई फोकसिंग सही होगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मतलब आई से आप आई वाला आपको तो प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा, सर ये करेक्शन ऑफ मायोपिया की मायोपिया में क्या होता है ये? देखिए मायोपिया का एज इट इज नॉर्मल आप बनाएंगे कि भैया मायोपिया वाला आँख है, इसमें लाइट गया और पहले ही उसका फोकस हो गया, रेटिना के पहले ही फोकल पॉइंट बन गया, तो ये हो गया मायोपिया। उसको करेक्शन करने के लिए लेंस लगाए तब सही जगह पे वो आके हुआ। ठीक है, तो या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, समथिंग रिलेटेड टू दिस। ओके, हम लोग इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सेंस ऑर्गन्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग। दूसरा है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म कई बार आ चुका है ये, क्यों? बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिकलिटी नहीं है और 3 मार्क्स के लिए बहुत आराम से ये बैठ जाता है डायग्राम। ठीक है, तो इसको भैया एकदम 100% प्रॉपरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट इतना रिपीट हुआ है कि कहने का बात नहीं, भयंकर रिपीट, रिपीट पे रिपीट। और उसके अपोजिट में ओवम का उतना नहीं पूछा कि भैया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम एग सेल विद द डिफरेंट लेयर्स, वो नहीं आता है। स्पर्म सेल का बार बार आते रहता है। ठीक है, तो सर तो हम का तो प्रैक्टिस करेंगे कि या छोड़ ही देंगे? नहीं, ओवम का भी आप डेफिनेटली कीजिए, क्यों? ये चीज़ आपको लेबलिंग में आ सकता है, लेबलिंग में आ सकता है। तो उसमें वो बोल देगा कि भैया ये जोना पेलुसिडा है, ये कोरोना रेडियाटा है, ये न्यूक्लियस ऑफ द ओवम है, जब ये फ्यूज हुआ तब जाके स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर गया, और जब वो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ उस पर्टिकुलर स्टेज पे हम बोलेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इस तरीके से। तो वो वाला डायग्राम भी है। तो ये बेसिक हुआ। चलिए अब हम लोग सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। हम लोग अगली क्लास से जो है स्पेसिफिक, या तो अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है आपका वो करेंगे, और ये डायग्राम्स का जो है हम लोग बना के बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा चलिए, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन में आई वाला जब भी हम लोग स्टडी करेंगे बिना स्ट्रक्चर का, इसको करना बेकार है। स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ह्यूमन आई का लेयर्स, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको बोलेंगे स्क्लीरा, उसके नीचे वाले लेयर को कोरॉइड बोलेंगे, और उसके नीचे वाले लेयर को रेटिना बोलेंगे। स्क्लीरा आउटर मोस्ट,
टफ एंड फाइब्रस, ओपेक, choroid having blood supply and produce melanin. Retina, this is the photo receptors. इसमें जो सामने वाला जो लेयर इस तरीके से बनाया गया है, ये क्या है? कॉर्निया. कॉर्निया इज एक्सटेंशन ऑफ विच लेयर? स्क्लीरा. स्क्लीरा जो कि ओपेक है, सबसे बाहर का वाइट वाला जो है आँख का हिस्सा जो दिखाई देता है, उसका सामने में कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो कॉर्निया है. और कॉर्निया हल्का इस तरीके से बल्ज आउट होता है. कॉर्निया स्मूथ होता है, लेकिन अगर कॉर्निया में अनइवन सरफेस बने, अगर कॉर्निया में अनइवन सरफेस बने तो उसके कारण जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म. डायग्राम में एक ही जगह पे पूरे चैप्टर को आप कर लीजिए, सीधी बात, कोई टेंशन नहीं. तो कॉर्निया इज एक्सटेंशन ऑफ स्क्लीरा. इसमें अगर अनइवन सरफेस रहेगा तो एस्टिग्मैटिज्म, और उसका जो करेक्शन होगा, करेक्शन के लिए आपको यूज करना होगा सिलिंड्रिकल. ट्रांसप्लांट. ट्रांसप्लांट ही एक जरिया है. सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस. अगर किसी इन्फेक्शन के द्वारा या फिजिकल डैमेज के द्वारा ये लेयर जो है वो गड़बड़ा जाए, तब इसमें केवल ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है. ठीक. अब कॉर्निया के पीछे फ्लूइड है. ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है ये कहलाएगा कौन सा लेयर? एक्वस लेयर. aqueous layer. Aqueous layer is present between the cornea and the lens. ये पूरा एरिया को ये कवर कर रहा है. कॉर्निया का जो काम है वो क्या है? ये पहला जगह है जो कि बाहर का लाइट अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है. और इसमें एक कर्वेचर भी है, यानी ये थोड़ा मोड़ा एक लेंस का भी काम कर रहा है, लाइट को अंदर थोड़ा सा कन्वर्ज करने के लिए. एक्वस ह्यूमर का भी जो डेंसिटी है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रेगुलर वाटर से हायर डेंसिटी है, तो इससे भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और लाइट अंदर की तरफ बेंड करेगा. तो एक्वस ह्यूमर. उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा
दैट इज द आइरिस। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है। जो आँख के सामने ब्राउन या ब्लैक कलर का जो दिखाई देता है सर्कुलर, वो कलर्ड पार्ट है आइरिस। कुछ में वो ब्लू भी हो सकता है, इस तरीके से अलग रंग का रहता है। आइरिस इज एक्सटेंशन ऑफ विच लेयर? तीने लेयर है ये। आइरिस कौन से लेयर का एक्सटेंशन है? कोरोइड। कोरोइड का। क्यों? स्क्लीरा का एक्सटेंशन कॉर्निया है, और अंदर में एक और आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन है कोरोइड का आइरिस, इसमें दो टाइप का मसल्स है। एक हो गया सर्कुलर मसल्स, और दूसरा हो गया रेडियल मसल्स। ठीक है, यानी आप अगर किसी के आंख में बड़ी गौर से देखेंगे, पास से देखेंगे, तो आइरिस में आपको थोड़ा थोड़ा, जो आर्टिस्ट लोग भी जो डायग्राम बनाता है आंख का, ओके, बहुत सुंदर, हम आर्टिस्ट नहीं हैं लेकिन कोशिश करते हैं। अरे भैया, तो आप देखिएगा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हल्का ऐसे ऐसे करके बना देता है, बीच में ऐसा आपका ब्लैक रहेगा इस तरीके। तो ये जो ऐसे ऐसे करके बनाया ना एक्स्ट्रा, वो क्या है? वो आपको दिखाई देता है, वो जो मसल्स है, दीज आर दी व्हाट मसल्स? रेडियल मसल्स। अगर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीच में जो काला वाला हिस्सा है, छोटा सा पुतली एकदम बीच में, वो क्या डायलेट करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? हाँ, सर अगर रेडियल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, then what will happen to the pupil of the eye? डायलेट होगा। डायलेट होगा। डायलेट, डायलेट यानी खुलेगा। क्यों खुलेगा भैया? अब देखो, ये ऐसे करके लंबा मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी छोटा हो गया। तो ये क्या करेगा कि इस तरीके से पहले से ऐसे था, लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये इसको खींचा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और खुल जाएगा और ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों काम करेगा। और वही अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो द प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी छोटा हो जाएगा। तो आइरिस का काम किस आई के किस फंक्शन से रिलेटेड है? It is related to adaptation or accommodation. हाँ हाँ, तो ये हो गया एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो होता है वो लाइट इंटेंसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी डिम लाइट
या ब्राइट लाइट। इन दोनों के बीच में जो एडजस्टमेंट होना है वो एडेप्टेशन है। ठीक है, तो आइरिस जब ब्राइट लाइट रहेगा तो आइरिस क्या चाहता है कि प्यूपिल को छोटा कर दें कि कॉन्स्ट्रिक्ट करें कि डायलेट करें? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट करें। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, रोशनी कम हो अंदर जाएगा। कम जाएगा, क्योंकि भैया ज़्यादा ब्राइट रोशनी भी अंदर जाएगा तो रेटिना को डैमेज कर सकता है, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। तो आइरिस, अच्छा प्यूपिल असली में है क्या? व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल इज द एम्प्टी स्पेस। आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होने से या डायलेट होने से जो बीच में एम्प्टी स्पेस बनता है जिसके द्वारा लाइट पास हो सकता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल सबका ब्लैक ही होता है, इसमें कोई कलर वलर नहीं होता, हमेशा वो ब्लैक रहता है। क्यों? क्योंकि आंख के पुतली के अंदर अंधेरा है, केवल वहीं पे शार्प फोकस बनेगा जहां पे रेटिना का येलो स्पॉट है, बाकी एरिया पूरा गुप्त अंधेरा। इसीलिए आप जब किसी के आंखों में देखोगे तो आपको उस काले वाले हिस्से में हमेशा अंधेरा दिखाई देगा, बहुत होगा तो आपको अपना एक मिरर इमेज दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन आइरिस का कलर चेंज हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू वगैरह हो सकता है। ठीक, अगर प्यूपिल का कलर वाइट है तो कैसा हो सकता है? भूतिया सब ने दिखाता है मूवी में, उसको वाइट बना दिया पुतली को, वो होता नहीं है, अननेचुरल तरीके से दिखाने के लिए आप उसको वाइट दिखाते। ठीक है, तो अब लाइट जो है, हाँ नहीं, कॉर्निया तो ये वाला हिस्सा है, ये खराब होने का मतलब क्या हुआ? खराबी उसमें दो टाइप का मेनली होता है। एक फिजिकल डैमेज हो गया कि भैया बच्चा लोग खेल वेल रहा था, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से पंचर हो गया, सीधा सीधा वो मेम्ब्रेन ही रेप्चर हो गया। जब ये मेम्ब्रेन रेप्चर हो गया तो एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड भी बाहर आ सकता है। ये इरिपेरेबल डैमेज है, बॉडी इसको रिपेयर नहीं कर सकेगा। इसमें बस एक ही ऑप्शन है, डोनर से आप लीजिए, इसमें कोई ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी डोनर से ले सकते हैं और इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर देगा, पुराना वाला काट के निकाल के नया वाला डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर इसका कर्वेचर अनइवन हो गया है इन्फेक्शन वगैरह होने के कारण, या जो ऑक्यूलर प्रेशर या किसी और भी कारण से, अगर ये स्मूथ नहीं होके ऐसे थोड़ा सा वेवी टाइप में है, तो क्या होगा, लाइट जो अंदर एंटर करेगा वो एक स्मूथ रिफ्रैक्शन होते हुए अंदर नहीं जाएगा, वो यहीं पे स्कैटर हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आप जैसे ग्राफ पेपर देख रहे हैं तो आपको एक तरफ का लाइन तो ठीक लगेगा कि स्ट्रेट स्ट्रेट गया, और दूसरे एक्सिस वाला लाइन सब आपको लगेगा जैसे कि टंगुर मंगुर जा रहा है। इस टाइप का आपको एक इल्यूजन बनता है उसके कारण। तो इसमें भी वही काम है, ट्रांसप्लांट से ही इसको ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर जो एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होगा, इसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा से आता है कंजंक्टिवाइटिस। ये सबसे बाहरी लेयर है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है डायरेक्ट।
ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई नहीं, ये ना किसी का एक्सटेंशन है, ये सब एक्चुअल आई बॉल का एक्सटेंशंस कुछ नहीं है, ये केवल ऊपर का पलक और नीचे का पलक, इन दोनों को पीछे से लेते हुए सील करते हुए नीचे तक आया, ताकि बाहर का कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरे से फॉरेन सब्सटेंसेस डायरेक्ट आँख के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। जो भी बैक्टीरिया वगैरह कोई इन्फेक्शन आता है वो कंजंक्टिवा में ही पहले इन्फेक्शन करेगा, तो आपका जो एक्चुअल आई का स्ट्रक्चर है उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ। अगर बाई चांस इस कंजंक्टिवाइटिस के प्रॉब्लम को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत लंबा चल गया, तब जाके ये कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। जब ये कॉर्निया पे डैमेज कर दिया तब भैया कोई उपाय नहीं, तब फिर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब लाइट पास हो चुका है प्यूपल के द्वारा, उससे पास होके अब ये पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये पहुँचा। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज लेंस। ठीक है, ये लेंस है। लेंस का इस टाइप से हमको ऑटो शेप नहीं चाहिए भैया, ठीक है, दिस इज द लेंस। लेंस का जो नेचर है वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये लेंस कनेक्टेड है ऊपर और नीचे किससे? पर्टिकुलर टाइप का मसल है हाँ, और फिर एक कुछ एक्सटेंशन है। ये कहलाएगा सीलियरी मसल, और इसके नीचे ये जो फाइबर टाइप का है ये कहलाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी मसल है, ये दोनों किसका हिस्सा है, किस फंक्शन के हिस्सा हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का काम होता है फोकस, यानी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। और जो नियर ऑब्जेक्ट होगा एकोमोडेशन। कैसे हेल्पफुल है? सर फोकस ना एकोमोडेशन। हाँ, फोकस। एकोमोडेशन इज अबाउट फोकस। सो अगर सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा?
सस्पेंसरी लिगामेंट, सर लेंस लंबा हो जाएगा थोड़ा। हाँ, देन द लेंस विल बिकम लेस कॉन्वेक्स और लेस rounded. It will be elongated. कब काम आएगा? देखिए, अगर लेंस ज़्यादा, अगर लेंस ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है तो क्या वो लाइट को दूर भेजेगा कि पास भेजेगा? दूर भेजेगा। सर आप ट्रिक बताए थे, लंबा होगा तो थोड़ा दूर रहेगा। हाँ, तो देखिए, लेंस हम बना दिए छोटा, ज़्यादा कॉन्वेक्स, तो जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा पास में लेके आ गया, और जितना ज़्यादा लंबा खींचा हुआ लेंस रहेगा वो लाइट को थोड़ा और दूरी पे लेके जाएगा। और वही अगर कॉनकेव हुआ तो इसको और ज़्यादा दूरी पे लेके जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम है लाइट को थोड़ा सा दूर ऐसे कर देना, और कॉन्वेक्स में जैसे है ये लाइट एंटर किया, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अंदर की तरफ लेके आ गया। ये जितना ज़्यादा कर्वेचर रहेगा, जितना अंदर में उसको मीडिया मिलेगा, ग्लास का मीडिया, उतना ज़्यादा उसको रिफ्रैक्शन करने का टाइम मिलेगा, वो उतना ज़्यादा पहले वो रिफ्रैक्ट होके फोकल पॉइंट बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो लेंस विल बिकम लेस कॉन्वेक्स, लेस राउंडेड, मोर इलोंगेटेड. This is useful for far sightedness या far object, far object पे फोकस करने के लिए. जब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीलियरी मसल क्या करेगा सेम टाइम में? यस, ऑपोजिट में वो चलेगा, रिलैक्सर में रहेगा. बोथ विल बी रनिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. आपको हमेशा ये लेके चलना है कि ये पेड़ दूर में लंबा है, इसको देखने के लिए हमको लेंस भी वैसा ही चाहिए, कम कर्वेचर वाला लंबा लेंस. इधर आदमी पास में है, इसको देखने के लिए लेंस हमको चाहिए छोटा, ज़्यादा मोटा. ठीक है, मोर कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके से. तो ये हो गया भाई एकोमोडेशन. एकोमोडेशन में सस्पेंसरी लिगामेंट, सीलियरी मसल काम आएगा, और एडेप्टेशन में आइरिस और प्यूपिल काम आएगा. ठीक, सस्पेंसरी लिगामेंट, सीलियरी मसल. ये जो सीलियरी मसल है ये किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन ऑफ कोरॉइड, कोरॉइड लेयर का एक्सटेंशन है. ये दोनों मसल स्मूथ मसल हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है. सीलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर ऑल इनवॉलेंटरी मूवमेंट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चलेगा. अब लाइट जो है लेंस से ट्रैवल आगे कर रहा है, अब अंदर में
दूसरा फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है अंदर, ये कहलाएगा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का मेन फंक्शन नरिशमेंट में है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बनाए रखने में है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आँख के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, रेटिना डैमेज होगा। अक्सर इसमें होता है, कई लोग को मतलब सब कुछ साफ दिख रहा है, केवल बीच वाला हिस्सा काला जैसा दिखाई दे रहा है, वही गायब हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो ये सब में मैक्सिमम क्या होता है, रेटिना में कुछ डैमेज हुआ होता है। डिफ़िकल्ट है, रेटिना में अगर इस टाइप का कोई डैमेज है तो मेडिसिन्स वगैरह देख के कोशिश किया जाता है कि भाई इसको रिकवरी किया जाए। लेकिन अगर परमानेंट डैमेज होता है रेटिना में तो फोटो रिसेप्टर फिर बनाने का कोई जरिया नहीं, फिर इसमें ट्रांसप्लांट का ही हिसाब है। तो रेटिना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कहलाता है येलो स्पॉट और मैक्यूला ल्यूटिया, and in the center of the yellow spot there is another known as fovea centralis। ठीक है, येलो स्पॉट अपने में रिच है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स नोन एज कोन्स। और कोन्स जो होता है वो किस टाइप के विजन में ज़्यादा यूजफुल है? लाइट में, मतलब जैसे अचानक से कोई लाइट जल गया कुछ। हाँ, इन ब्राइट लाइट विजन। इन कलर विजन। इन दोनों में जो है कोन्स का काम आता है। ठीक है, कोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्राइट लाइट और कलर विजन। इसका मतलब यह है कि अगर लाइट बाहर नहीं है ब्राइट तो आप उतना कलर भी नहीं देख पाओगे। लाइट अच्छा होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको कलर का परसेप्शन होगा। अगर डिम लाइट रहेगा तो शिफ्ट हो जाएगा और ये अब दूसरा रिसेप्टर इसमें काम करने लगेगा जो कि रॉड्स। Rods are responsible for dim light और इसमें विजन जो है वो ब्लैक एंड वाइट रहेगा या ग्रे स्केल। लेकिन आपको मूवमेंट दिखाई देगा, कलर्स डिटेल्स नहीं दिखाई देगा उतना। ठीक है सर, तो येलो स्पॉट में क्या रिच इन कोन्स है रिच इन कोन्स। कि रोड्स है? हाँ, और रॉड्स जो है ये बाकी सब जगह पे है, ये सब जगह पे रॉड्स है। ओके, तो रॉड्स और कोन्स दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? रेटिना में मैक्सिमम एरिया जिसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन, यानी हम लोग
अक्सर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं उसको एकदम सेंटर में लेके देखते हैं, क्योंकि वो लाइट, वो सब कुछ फोकस एकदम सीधा फोविया सेंट्रालिस में जाएगा, जो कि कोन्स से एकदम रिच है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है। एक होता है पेरिफेरल विजन, यानी आप देखते रहो सामने, लेकिन आपका जो साइड वाला सब चीज़ है, अच्छा हम लोग उतना ज़्यादा पेरिफेरल विजन पे ध्यान देते नहीं, लेकिन आप ध्यान देने का कोशिश कीजिए कि आप देख रहे हैं सामने, लेकिन आप साइड के मूवमेंट्स को स्टडी, कि आपका पेरिफेरल विजन कितना साइड तक जा सकता है, कितना साइड तक जा, उसको आप अगर डेवलप करते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो कि देख तो कहीं और रहे हैं, लेकिन उनको सब साइड वाइज का जो ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज के इस साइड में भी जो मूवमेंट्स हो रहा है वो सबको भी वो प्रॉपरली रिसीव कर रहा है, समझ रहा है। नॉर्मली वो नहीं होता है, क्यों? वो सब साइड वाला जो विजन है उसमें कोई क्लैरिटी है। जितना आप अपने सेंटर से दूर जा रहे हैं अपने विजन में, क्लैरिटी कम होते जा रहा है, क्लैरिटी कम होते जा रहा है। जब वो फिर सामने आ जाएगा, फोकस में आने लगेगा, डिटेल्स, शार्पनेस, सब कुछ आने लगेगा। तो ये जो पेरिफेरल विजन में है उधर रॉड्स हैं, और जब हम लोग डार्क में जाते हैं तो क्या होगा कि ये कोन्स से रॉड में शिफ्ट होना है। ये जो शिफ्ट होता है उसमें सेकेंड्स का समय लग जाता है, 1 2 3 4 5 जैसा रहे आदमी का नंबर ऑफ सेकेंड्स लग सकता है। उस बीच में आदमी को एक फीलिंग आता है ब्लाइंडनेस टाइप का, कि भाई नहीं समझ में आ रहा। ये जो गैप है, अगर इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा समय लगे, कुछ मिनट्स लग जाएं, या नहीं है देख पा रहा है आदमी डिम लाइट में, तब हम लोग बोलेंगे पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट ब्लाइंडनेस? नाइट blindness. So night blindness is due to the deficiency of vitamin D, कि विटामिन ए, ओके। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो नहीं बन पाता है, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। रॉड्स में रोडोप्सिन होता है, कोन्स में आयोडोप्सिन होता है। ये रोडोप्सिन में ये विटामिन ए रेटिनॉल का प्रिकर्सर चाहिए, इसीलिए जब इसकी कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जिसके कारण ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज है? क्या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा? नहीं, दिस इज ओनली न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन इसी के जैसा जो दूसरा डिसीज है उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि रेड, ग्रीन जैसे प्राइमरी कलर्स हैं उसको डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होगा, और ये जो है एक पेरेंट से चाइल्ड में इनहेरिटेंस भी दिखाता है, इनहेरिटेंस। सो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिसीज एंड इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, सर ये कलर ब्लाइंडनेस की क्या लिखे हैं? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस में हाँ रेड ग्रीन एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक, ओके।
जो येलो स्पॉट में या ये सब जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, इनमें से जो सिग्नल बना वो आगे प्रोपगेट होगा थ्रू दी नर्व नोन एज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जाएगा, लेकिन इस ऑप्टिक नर्व के पास एक पर्टिकुलर रीजियन है जो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व का जहाँ से निकल रहा है बाहर, उसके बीच में है। यहाँ पे ब्लड वेसल भी बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, और नर्व्स भी अंदर बाहर करते हैं। तो यहाँ पे रेटिना का कोई फोटो रिसेप्टर्स है नहीं। इसके कारण अगर लाइट इस रीजियन पे फोकस होगा, इधर गिरेगा, तो उसका कोई सिग्नल नहीं बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या ब्लाइंड स्पॉट का कोई महत्व है? क्या इसके कारण किसी को कोई समस्या परेशानी? कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लेना देना। इससे जो है आपके दिनचर्या में किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं होती है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन ऑफ द आई। अब इसका जो नेक्स्ट आता है वो है व्हाट आर द डिसीजेस। ठीक है, वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू द डिसीजेस। सर एक मिनट, वो जो रोडोप्सिन और एक और पिगमेंट का नाम था, आयोडोप्सिन। क्या था? आयोडोप्सिन आयोडोप्सिन किस लिए? ये डिम लाइट के लिए होता है? डिम लाइट रॉड्स मैं के लिए ये है, कह रहा था, और ब्राइट लाइट रॉड के कोन्स के लिए। लिए। ठीक, तो रॉड कोन्स में और आयोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है। बस इतना ही है। ठीक है। ठीक, अब जो मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द आई, कंपेयर करते हुए देख लेंगे फटाफट। मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया। एस्टिग्मेटिज्म को बाद में देख लेते हैं, प्रेसबायोपिया को ही पहले लिख लेते हैं। कैटरैक्ट, तो भैया ये मेन है। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया कंपैरिजन हमेशा होता है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के साथ कंपैरिजन होता है। तो मायोपिया जो है, इसमें क्या होगा, आई बॉल थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया, जिसके कारण लाइट जो एंटर किया आंख के अंदर, ये पहले ही फोकस कर गया। ठीक है, सो लेंथनिंग ऑफ आई बॉल। फ्रॉम फ्रंट टू बैक। उसको कंपेयर करेंगे हाइपरोपिया में। सर इसमें क्या दिखता क्या है, मतलब मायोपिया में क्या दिखता है कि मतलब मायोपिया इज नियर साइटेडनेस।
नियर साइटेडनेस जब यानी दिखता है वो पास का, हाँ नियर पास होती का चीज साफ है, दूर का चीज क्लियर नहीं है। हाइपरोपिया इज फार साइटेड। इसमें आई बॉल शॉर्ट हो गया, जिसके कारण जो फोकल पॉइंट है वो पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, फोकस behind the retina and eyeball shortening। ठीक है, दो चीजें। करेक्शन में मायोपिया में कॉनकेव लेंस, हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया is type of farsightedness. This is found in older people. Problem is lens is less flexible. लेंस इज लेस फ्लेक्सिबल। तो दूर का चीज तो साफ है, पास का साफ नहीं है। तो पास का अगर साफ नहीं है तो कौन सा लेंस यूज कर लें भैया? कॉन्वेक्स, क्योंकि ये इसी का भाई है, हाइपरोपिया का ही भाई है। इधर आईबॉल शॉर्ट हो गया था, ठीक है, नहीं तो ये जो सीलियरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स है इसमें कुछ प्रॉब्लम था, उतना जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है कि लेंस इटसेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है, तो फार साइटेड हो गया आदमी। करेक्शन करने के लिए यूज द एस्टिग्मेटिज्म, uneven curvature of cornea, correction cylindrical lens। next, cataract cloudy lens या lens becomes opaque। लेंस में ओपेसिटी आ गया, उसका करेक्शन क्या होगा? या तो हाईली कॉन्वेक्स लेंस यूज कीजिए, जिससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भैया वो तो अलाउ ही नहीं कर रहा लाइट को जाने के लिए। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटरैक्ट को हटाना होगा। कैटरैक्ट को हटा के इसकी जगह पे आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल लेंस इसमें लगाया जा सकता है, कैटरैक्ट, ठीक है। इसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस लगाया जा सकता है। दो बाकी चीज है वो स्क्विंट यानी भेंगा जो बोलते हैं, आंख इधर उधर जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन सब नहीं आता है, ठीक है। ये मेन चीज है, ओके। दीज 5 आर द इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ द आई और उनका करेक्शन, ओके। एनी डाउट सो फार? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
सर वो वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा हम थोड़ा। उसको भेज देंगे, स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे। और